हेलो गाइस, मैं आसिफ इसकर में स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल RN एंड RM अकेडमी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्कॉर्पियन बाइट मैनेजमेंट, यानी बिच्छू के काटने पर उसको कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर दिखेंगी हमें, उसको कैसे मैनेज करना है ना। तो ये जनरल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। द मैनेजमेंट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग, है ना। तो किन चीज़ों पे हमारा मेनली रहेगा कंट्रोल करने का। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन चल रहे होंगे वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, उनको कंट्रोल करना है। पेन को कंट्रोल यानी दर्द को कंट्रोल करना है, और फ्लूइड के मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, यानी लंग्स के अंदर और ट्रैकिया के अंदर कहीं अगर सूजन आती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। Nearly 1000 species of scorpion are now worldwide belong to 6 families। तो इसकी 1000 प्रजातियां होती हैं, है ना। और ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं वो 6 फैमिलीज़ में डिवाइड कर दी गई हैं इनको। तो ब्यूथेड फैमिली सिक्रीट न्यूरोटॉक्सिन्स, जो ब्यूथेड फैमिली रहती है वो न्यूरोटॉक्सिन्स सिक्रीट करती है। अराउंड 86 स्पीसीज ऑफ द फैमिली आर फाउंड इन इंडिया, जिनकी 86% जो प्रजातियां हैं वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। द इंडियन रेड स्कॉर्पियन मीसोब्यूथर्स टेलामस टेमुलस इज़ द मोस्ट लीथल अमोंगेस्ट ऑल द पॉइजनियस स्पीसीज ऑफ स्कॉर्पियन। जो इंडिया के अंदर रेड स्कॉर्पियन, लाल कलर का जो बिच्छू होता है, उसकी प्रजाति जो कहते हैं उसको म्यूसोब्यूथस और टेमलस कहते हैं उसको, है ना। जो पॉइजन जो सिक्रीट करती है, जो एक प्रकार का जहर सिक्रीट करती है ना। और जो नहीं होती हैं इंडिया के अंदर, एक्सपेक्ट फॉर हेमिस्कॉर्पस लेप्टरस ऑल बीनोमस स्कॉर्पियन स्पेसीज बिलोंगिंग टू द लार्ज फैमिली ब्यूथेड। और बाकी ये जो फॉरेन्स में पाई जाती प्रजातियां हैं ना इसकी, तो ज़्यादातर जो पाया जाता है वो आंध्रा में, कर्नाटका, है ना, आपका चेन्नई हो गया, उत्तर प्रदेश, बनारसी, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे ये प्रजातियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। बाकी बहुत कम इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। स्कॉर्पियन एम टेमलस एंड इंडिया रेड स्कॉर्पियन। जो एम टेमलस है वो लाल कलर का बिच्छू होता है ना, हमारे इंडिया के अंदर। इज़ venomous and its envenomation is fatal if not treated in time. Its cloud red colored but tail, जो इसका जो कलर रहेगा वो क्लाउडी यानी कॉफ़ी के जैसा रेड कलर रहेगा इसका, डार्क, है ना। वो जो उसकी पूंछ रहेगी, पूंछ भी इसकी लाल होगी, है ना। लेग्स एंड बॉडी इज़ कवर्ड विथ खाकी कलर्ड क्यूटिकल्स। वो जो उसके पाँव रहेंगे, वो जो उसकी बॉडी रहेगी वो कवर्ड रहेगी खाकी की कलर के जैसी, है ना। इट इज़ 2.5 to 4 इंचेस इन लेंथ। इसकी जो साइज़ रहती है वो 2.5 से 4 इंच की लंबाई होती है इसकी, है ना। द टेल कंसिस्ट ऑफ स्टाउट segments with a terminal bulb containing pair of telson venom secreting salivary gland। और इसके जो पूंछ के जो बाहर साइड एक बल्ब टाइप का रहता है, जो लास्ट वाला पॉइंट रहता है, जिससे उसका जो कांटा रहता है ना, जो डंक कहते हैं, जो कनेक्ट रहता है उस ग्लैंड में, उसके अंदर जहर भरा हुआ होता है। उसी से वो क्या करता है, सिक्रीट करता है, इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर, है ना। जैसे बिच्छू ने काटा तो जो उसके लास्ट वाला भाग है उससे वो जहर को निकालता है। इट एक्टिवली सिक्रेटिव venom एट द टाइम ऑफ स्टिंग वाया शार्प सेमी कवर्ड स्टिंगर। स्टिंगर जो उसका जो कांटा है वो कैसा रहता है, घुमावदार रहता है, कर्ड घूमा हुआ होता है। द स्टिंगर इज 2 to 4 mm इन साइज। जो उसके कांटे की जो साइज रहती है वो कितनी रहती है, 2 से 4 mm की रहती है। फिर द ब्लैक स्कॉर्पियन, फिर एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियन बिच्छू होता है हमारे यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं पाल्मानियस ग्रेविमेनस, इज लेस पॉइजनियस। इसमें कम होता है,
इसमें कम, इससे थोड़ा सा कम जहर होता है। इट इज सीन इन केरला, ये केरला के अंदर, विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन ऑफ इंडिया, मराठवाड़ा रीजन ऑफ इंडिया इसमें पाया जाता है। इट इज़ बिगर इन साइज, साइज में बड़ा होता है कंपेयर टू रेड स्कॉर्पियन। रेड स्कॉर्पियन जो रहता है, लाल कलर का जो बिच्छू रहता है, उससे बड़ा होता है ये, है ना। इट इन्फ्लिक्ट सीवियर एंड एक्सक्रूसिएटिंग पेन स्टिंग। इट्स क्लाव आर ब्रॉड एंड थिक एंड स्ट्रॉन्ग वाइल्ड टेल कंसिस्ट ऑफ थिन सेगमेंट। जो इसकी साइज़ रहती है वो बड़ी रहती है, मोटा रहता है, लंबा भी रहता है, लेकिन जब ये काटता है तो बहुत ही सीवियर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है इसके अंदर, है ना। कभी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी हल्का कम हो जाएगा, और थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का रहता है पेन, हल्का हल्का कंटिन्यू बना ही रहता है उसका, है ना, कम नहीं होता। लेकिन जो पॉइजन रहता है, जो जहर रहता है, वो लाल कलर के बिच्छू से इसमें कम होता है थोड़ा सा, है ना। अब स्कॉर्पियन वेनम के जानते हैं इसके बारे में, ये जो बिच्छू रहता है कितने प्रकार का जहर जो है ये सिक्रीट करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो रहता है वो न्यूरोटॉक्सिन्स रहता है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर कंसिस्ट और डिफरेंट स्मॉल साइजेस प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन रहता है कुछ, सोडियम और पोटेशियम रहता है इसके अंदर, जो इंटरफेयर करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जो बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स चल रहे हैं, है ना, जो एक्टिविटी चल रही है, उसको ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। फिर सेकंड जो रहता है बीटा टॉक्सिन्स रहता है, जो पेप्टाइड न्यूरोटॉक्सिन्स दैट ओपन्स द सोडियम चैनल, और ये क्या कहता है, सोडियम चैनल ब्रोकर्स को ओपन करता है, जिससे कि क्या होती है, टॉक्सिसिटी फैलती है। फिर होता है अल्फा टॉक्सिन्स इसके अंदर, डिपोलराइज द सेल मेम्ब्रेन। इन एडिशन इट also inhibit the deactivation of sodium channels। और जो अल्फा टॉक्सिन्स रहता है ये क्या करता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, डीपोलराइज कर देता है ना। तो डीपोलराइज होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सोडियम रहता है उसकी जो बनने की एक्टिविटी रहती है वो कम हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाता है सोडियम चैनल, जहाँ से सोडियम निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है उसका। नेक्स्ट वन हमारा इसमें रहेगा चेरिब्रोटॉक्सिन, इनहिबिट द कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स। ये भी क्या करता है, जो पोटेशियम जहाँ से रिलीज होता है उसको इनहिबिट करता है, कैल्शियम को पोटेशियम को दोनों को। एवेरियोटॉक्सिन इनहिबिट पोटेशियम चैनल्स, ये भी क्या करता है, पोटेशियम चैनल्स को रिलीज होना कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है। तो इनहिबिट और डीएक्टिवेशन मतलब ये बाधा डालते हैं, या तो कम कर देते हैं या सीधा बंद कर देते हैं उनको रिलीज करना, पोटेशियम या कैल्शियम को बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इसमें है सीरोटोनिन, है ना। तो सीरोटोनिन विच मे कॉज लोकल पेन एंड द साइट ऑफ द स्टिंग। तो सीरोटोनिन को रिलीज करके क्या करता है ये, जहाँ पर लोकल, जहाँ पर काटा है उसने, है ना, तो उस पेन का मेन जो कारण रहता है वो सीरोटोनिन रहता है, जो साइट पे पेन हो रहा है वहाँ पे जिस जगह काटा है ना। फिर है कैलिक्रिन इनहिबिटर कॉजिंग रिलीज ब्रेडिकाइनिन लेवल टाइस स्पेसीज। तो ये क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन करवाता है बॉडी के अंदर। सिम्टम रहते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, है ना, वो देखते हैं। तो सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन होगा पहला तो इसके अंदर, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय इनिशियल पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्लिनिकली डिटेक्टेड टू फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग once or twice, profuse sweating all over the body, skin diarrhea, ropey salivation, priapism, bradycardia, hypotension, transient premature ventricular beats। तो जो इसमें सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो एक्टिव हो जाएगी, है ना। तो फिर वो क्या क्या करेगी, उसके जो सिम्टम्स रहेंगे, है ना, तो उसके अंदर हमें वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, एक दो बार वॉमिटिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी, स्वेटिंग होगी, पसीना बहुत तेज़ आएगा उसके अंदर, है ना।
और जो हमारी स्किन रहेगी, स्किन रूखी रूखी सी हो जाएगी या फिर बहुत ही सीवियर वहाँ से पसीना निकलेगा, है ना। और मुंह से सलाइवा आने लगेगी, लार गिरने लगेगी, है ना। और जो हमारी हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी, बीपी भी इसके अंदर कम हो जाएगा, है ना। और जो हमारी पल्स रहेगी वो इमेच्योर रहेगी, मतलब हल्की हल्की जो बीट रहेगी वो हमें फील होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा प्रोलॉन्ग्ड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। फिर अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इसके अंदर होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें प्रोपोज्ड आई, पफी एंड एंजियस फेस, oculogastric crisis, chest discomfort, and time tingling and numbness all over the body and cool extremities, skin over hands, feet, palm, and sole, resemble wasserman hands as the appear finely wrinkled and cold। तो जब हमें हमारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ था तो हमने देखा था कि वॉमिटिंग हो रहा, सलाइवा निकल रहा, उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया भी हो रहा, हाइपोटेंशन भी हो रहा, है ना। और जो पल्स है वो प्रीमेच्योर है, मतलब पल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम फील हो रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर पैरासिम्पैथेटिक वही अगर एक्टिवेट होती है तो हम देखेंगे फेस जो रहेगा बहुत ही एंजाइटी रहेगी, है ना, उसमें घबराहट बहुत रहेगी। आई जो रहेंगी वो आई का जो मूवमेंट है वो ढंग से नहीं होगा, ड्रॉप ऐसे लगेगा जैसे वो अच्छे से देख नहीं रहा हो, है ना। डिस्कम्फर्ट टाइप की दिखेगा उसका फेस, बॉडी डिस्कम्फर्ट दिखेगी। चेस्ट जो रहेगा, चेस्ट भी उसका डिस्कम्फर्ट रहेगा, है ना। या तो बहुत तेज तेज वो सांस ले रहा होगा या बहुत ही आराम आराम से सांस ले रहा होगा, है ना। और क्या नमनेस रहेगी, है ना, जो झुंझुनी रहेगी बॉडी के अंदर, झुंझुनी आ जाएगी उसके ऊपर, टिंगलिंग ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो वो पूरी बॉडी के अंदर, है ना। और पूरी बॉडी उसकी ठंडी पड़ जाएगी, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, हाथ पांव ऐसे हो जाएंगे उसके जैसे किसी पानी में काफ़ी टाइम रहा हो वो पेशेंट, है ना। और जो कलर रहेगा वो अलग हो जाएगा बॉडी का, है ना। और बॉडी ठंडी पड़ जाएगी इसके अंदर सिंपैथेटिक के अंदर। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व रहती हैं उस उनके एक्टिवेशन का यहाँ पर जो एक्टिव हो रही हैं उनके एक्टिव होने के बाद में ये हमें सिम्टम दिखाई देंगे, है ना। एबनॉर्मल एक्टिव होंगी, वैसे एक्टिव रहती हैं लेकिन इसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी वो अपनी दिखाएंगी। द मेजर मैनिफेस्टेशन इंक्लूड हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड पल्मोनरी एडिमा विच मे बी फेटल इज नॉट ट्रीटेड टाइमली। जो सबसे सीवियर, जो सबसे खतरनाक इसके अंदर रहता है वो रहता है कि बीपी का बढ़ जाना और जो पल्मोनरी जो लंग्स के अंदर जो सूजन आ रही है वो आ जाना। तो इनको अगर टाइम पे हम मैनेज नहीं करते हैं तो फिर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है मरीज की, है ना। ये ऐसे दिखाया गया है ना। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हाइपरटेंशन, जो हमने आगे पढ़ा था कि अगर सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होती है तो उसकी एबनॉर्मल जो रहेंगे, एबनॉर्मल साइन सिम्टम हमें दिखेंगे हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एडिमा। तो हमें इनको कैसे मैनेज करना है। पेशेंट में प्रेजेंट विद एजिटेट लुक, कन्फ्यूजन, जनरेटेड कन्वर्जन, ट्रांजिएंट हीमोप्लेजिया, oculogastric crisis, bilateral extensor plantar responses, propelled up eye and puffy face suggestive of hypertensive crisis। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बीपी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया है। यहाँ पे बीपी बढ़ने के जो सिम्टम्स रहते हैं कि वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी, जो वेन्स रहेंगी वो दिखेंगी हमें, उभरी हुई दिखेंगी, और उसको चक्कर भी आ सकते हैं, कन्वर्जन भी आ सकता है ना। फेस अलग उसका हमें दिखाई देगा। ये इसके बारे में पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के अंदर डेवलप विद इन 30 मिनट ऑफ मैक्सिमम 36 आवर्स, जो 30 मिनट से लेके 36 घंटे तक क्लिनिकली पल्मोनरी एडिमा कैन बी सस्पेक्टेड, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, है ना, कंफर्म नहीं कर सकते, सस्पेक्ट कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी रेट रहेगा वो 24 से आगे चला जाएगा, है ना। ऑर्थोपनिया, इंट्राट्रेवल कफ, लो वॉल्यूम फास्ट स्टडी पल्स, नैरो पल्स प्रेशर स्टिमुलेशन, गैलोप, सिस्टोलिक मुरमुर एंड मॉइस्ट बीट, रेल्स, सेंट्रल साइनोसिस। तो साइनोसिस दिखेगी हमें,
बॉडी के अंदर, है ना। कलर चेंज हो जाएगा बॉडी का, और जो सांस लेने की जो रफ्तार रहेगी वो बढ़ जाएगी, पल्स नैरो हो जाएगी, वॉल्यूम उसका बहुत फास्ट हमें फील होगा, है ना। और मुरमुर साउंड भी इसके अंदर सुनाई देते हैं, है ना। नेक्स्ट इसमें रहेगा disseminated intravenous coagulation, convulsion, hemiplegia, asphyxia, cerebral infarction, and subdural hematoma have been reported during pre-Prazosin era. तो इसके अंदर कभी कभी कोगुलेशन भी हो जाता है, वेंस के अंदर कहीं थक के जम जाते हैं, पॉइजन, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी करता है, पॉइजन जैसे ही इंजेक्ट करता है बॉडी के अंदर तो कोगुलेशन होने के चांसेस भी होते हैं। कभी कभी पेशेंट कोमा में चला जाता है ना। उसको ब्रेन के अंदर हेमेटोमा भी हो जाता है ना। कहीं पे वेन के अंदर रुकावट हो गई तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकता है ये, है ना। बाकी स्लाइड के अंदर दिखाया गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसको। अब हमने इसकी ग्रेड्स के बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट ग्रेड रहेगा उसमें सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग लोकल पेन एंड स्टिंग साइट रेडिएटिंग अलोंग विथ corresponding dermatose, mild local edema with sweating at the sting site without systematic involvement। जो फर्स्ट ग्रेड में हमने डिवाइड किया है तो उसमें सीवियर पेन होगा, क्रूशिएटिंग लोकल पेन, जहाँ पे स्टिंग बाइट हुआ है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, और वो क्या रेडिएट करेगा, रेडिएटिंग अलोंग विथ करस्पॉन्डिंग डर्मेटोज, जो ऊपर से स्किन के थ्रू क्या होगा वो फैलेगा, रेडिएट होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाने जाता है ना। तो माइल्ड लोग एडिमा कुछ जो नॉर्मल उसके अंदर सूजन भी आएगी, हल्की फुल्की सूजन भी उसके ऊपर आएगी, स्वेटिंग भी उसमें होगी, है ना। जहाँ पे स्टिंग का जो निशान रहता है, जहाँ जिस जगह काटा है, जिस जगह काटा उसने चुभोया है उस जगह पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। ग्रेड 2 जो रहेगा उसमें साइन और सिम्टम जो रहेंगे, है ना, उसके अंदर एसिटाइल कोलिन एक्सिस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जैसे कि वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है पेशेंट को, है ना। स्वेटिंग होगी पूरी बॉडी के अंदर, और मुँह से लार आएगी, है ना। हार्ट रेट कम हो जाएगी उसकी, और फील कम होगी, हाई बीपी कम हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो ये सिम्टम्स जो है हमें इसके अंदर दिखाई देंगे। हाइपरटेंशन भी हो सकता है, बीपी बढ़ भी सकता है इसके अंदर, और ट्रैकीकार्डिया भी हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया मतलब होता है कि हार्ट रेट का बढ़ जाना। ग्रेड 3 जो है इसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, और हार्ट रेट बढ़ सकती है, इसमें बीपी कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर सूजन भी आएगी इसके अंदर। तो जो हार्ट रेट रहेगी, जो रेस्पिरेटरी रेट रहेगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी इसमें, है ना। और उसमें क्रैकल साउंड, हमारा जो वीडियो डला है साउंड्स के ऊपर, है ना, उसमें आपको जाके देख सकते हो, उसमें क्रैकल साउंड इसमें हम सुनते हैं, लंग्स का क्रैकल साउंड हमें सुनाई देता है, स्कल्टेट करते हैं हम। तो ग्रेड 4 में ट्रैकीकार्डिया होगा, बीपी कम होगा, है ना, और विदाउट पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। और जो एक्सट्रीमिटी रहेगी वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी बॉडी, है ना। पेशेंट शॉक में भी जा सकता है इसकी वजह से, जैसे क्योंकि बीपी हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा। अगर इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है इसके अंदर, है ना। एनाफाइलेटिक शॉक भी कहलाएगा ये, क्योंकि पॉइजनिंग होगी इसके अंदर, तो एनाफाइलेटिक शॉक भी कहलाएगा। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, CXR करके देखते हैं, चेस्ट एक्सरे करके देखते हैं इसके अंदर, है ना। और दूसरी बात, इसमें अदर इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं तो ल्यूकोसाइड जो काउंट रहेंगे, जब इसका पॉइजनस हो जाता है, टॉक्सिसिटी जब होती है, स्कॉर्पियन स्टिंग बाइट की जब टॉक्सिसिटी होती है, तो इसके अंदर जो हमारे RBC जो रहते हैं, RBC जो रहते हैं, और ल्यूकोसाइड रहते हैं, ल्यूकोसाइड WBC रहते हैं, तो इनकी जो रेंज रहेगी वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएंगे, एबनॉर्मल रेंज के अंदर ये पहुंच जाएंगे, है ना। और कार्डियक में हम इसका CPK-MB करवाते हैं, तो CPK-MB भी बढ़ा हुआ मिलता है हमें इसमें। रिड्यूसिंग इन सीरम अमाइलेज, जो सीरम अमाइलेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सीरम कैल्शियम लेवल में भी ऑब्जर्व,
तो सीरम कैल्शियम लेवल भी हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम चैनल ब्रोकर और कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स को क्या इनहिबिट कर देता है, इनको रिलीज नहीं होने देता, इसलिए देयर इज राइज सीरम ग्लूकोज, और ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, पोटेशियम एंड रिडक्शन इन इंसुलिन लेवल। तो ये पोटेशियम के लेवल को, इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है, लेकिन क्या करता है, उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। ये एक्सरे है, बायलेटरल एक्सरे है, दोनों का आगे पीछे का एक्सरे। इन्वेस्टिगेशन में हम और क्या करवाते हैं, इसमें ईसीजी करके देखते हैं। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया सीन बी, अर्ली हाइपरटेंसिव केसेस, हार्ट रेट 42 to 60 per minute, usually persisted to 3 to 4 hour, and other common finding ventricular premature contraction। तो इसमें क्या रहता है, 3-4 घंटा के अंदर हम ये करवाते हैं, है ना। और इसमें देखते हैं कि हमारा जो वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया हो रहा है उसके अंदर, और हार्ट हमारा प्रीमेच्योर एक्टिविटी कर रहा है, सही तरीके से वो पंप नहीं कर पा रहा है ना, फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इस वजह से वो प्रॉपरली उसके अंदर फिलअप नहीं हो पा रहा, ब्लड की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो ट्रैकिकार्डिया होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस भी रहते हैं, और ब्लॉक होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके अंदर जो वेन्स रहती हैं, ब्लॉक होने के चांसेस भी इसमें रहते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम इज़ द फॉर्म ऑफ लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। तो हमारे कंडक्टिंग सिस्टम को भी ये क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है ना। बंडल ब्रांचेस को भी कर सकता है और हार्ट को ब्लॉक भी कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है कि टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ये 6 कैटेगरीज के जो बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ प्रजातियां ऐसी रहती हैं, है ना, बाकी नॉर्मल रहते हैं। काटने के बाद 4-5 घंटे उसका इफेक्ट रहता है थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जो रहते हैं 5 से 6% स्कॉर्पियन रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, मतलब यहाँ तक कि उसकी पेशेंट की जान भी जा सकती है ना। फिर इकोकार्डियोग्राफी भी हम उसमें करके देखते हैं, उसके फंक्शन को देखते हैं, हार्ट की फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। फिर इसके मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो नो स्कॉर्पियन स्टिंग शुड बी टेकन इज विनिंग अनलेस ऑब्जर्व फॉर 42 irrespective of species involved। On the basis of pathophysiology, therapeutic efforts should be directed against venom to clinical manifestation of the overstimulation ANS, है ना, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं ANS को, एंड आफ्टर इफेक्ट एक्सेसिव कैटेकोलामाइन एंड करेक्टिव टू हाइपोवोलेमिया। तो मैनेजमेंट ऐसे नहीं करते, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। 24 घंटे का इफेक्ट रहता है, 24 घंटे के अंदर कुछ भी ये टॉक्सिसिटी फैला देगा बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम उसको पैथोफिजियोलॉजी को जानना है ना। पहले पूरा डाटा पेशेंट का लेंगे, कैसा था, किस कलर का था, है ना, कितने टाइम काटा, कितने टाइम तक उसने इंजेक्ट करके रखा हो, सारा डाटा लेने के बाद में हम पेशेंट की क्लिनिकली उसकी पूरी बॉडी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद सारे सिम्टम, उसके पूरे वाइटल्स हम चेक करेंगे। वाइटल्स चेक करने के बाद हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 24 आवर्स, है ना, क्योंकि टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से अदर सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे, है ना। हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें क्या है इसमें मैनेज करनी होती हैं। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, है ना। तो लोकल इन्वेनोमेशन मतलब होता है कि माइल्ड पेन कैन बी एबोलिज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ आइस पैक ओवर द साइट ऑफ स्टिंग। मतलब कि जहाँ पे काटा है, जहाँ पे उसने इंजेक्ट किया है, उस जगह पे जो पेन है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बर्फ से उसको सेंकते हैं, है ना। तो जो सीवियर एक्सक्रूटिंग पेन कैन बी ट्रांसमिटेड रिवर्स टू लोकल एनेस्थीसिया। तो जो जो फैल रहा है, जो जहर फैल रहा है, उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। और जहाँ पे उसने स्टिंग किया है, जहाँ पे उसने काटा है, जहाँ चुभोया है, उसको थोड़ा सा कम करेगा। और हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसमें हम जाइलोकेन का यूज़ करते हैं, है ना। जाइलोकेन 2% जो इंजेक्शन रहता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं, और एक इसके अंदर पेन किलर देते हैं। नॉर्मल अगर किसी बिच्छू ने नॉर्मल किसी को काटता है तो उसके अंदर हम जाइलोकेन देते हैं और एक पेन किलर देते हैं, बस। लेकिन अगर जो कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं आगे, उन कैटेगरीज में से कोई काटता है तो हो सकता है कि 1-2% ये चीज़ें ये सीवियर में कन्वर्ट हो, बाकी नॉर्मली रहता है।
तो ओरल हम डायजापान इसमें दे सकते हैं, डायजापान रहती है, ओरल टेबलेट दे सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि मैंने बताया, पेन किलर ड्रग जो होती हैं वो दे सकते हैं हम, है ना। फर्स्ट इनिशिएटेड डोज ऑफ लिग्नोकेन, लिग्नोकेन का हम दे सकते हैं, जाइलोकेन लगा सकते हैं, है ना। और फिर अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो ओपोइड में हम पेंटाजोशन कैन बी यूज्ड। जो पेंटाजोशन इंजेक्शन रहता है उसको भी हम इंजेक्ट करके दे देते हैं ताकि उसका पेन रिलीफ हो। फिर हम सिस्टमेटिक इनोवेशन करेंगे, करके देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो डिहाइड्रेशन लीडिंग टू हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन अगर हुआ है बॉडी के अंदर, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो किसकी वजह से हो सकता है, एक तो वॉमिटिंग, है ना, और सलाइव लार गिरने की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पसीना निकलने की वजह से हो सकता है। तो हम इसमें ओरल रिहाइड्रेशन भी करवा देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन मतलब होता है उसको पानी पीने के लिए बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट डाल के, कि आप इलेक्ट्रोलाइट डाल के पानी पियो, पानी का आप ज़्यादा यूज़ करो इसके अंदर, है ना, ताकि आप जो डिहाइड्रेशन है उसको रिहाइड्रेशन में आप कन्वर्ट कर सको, है ना। देन इंट्रावीनस क्रिस्टलॉइड एंड रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनेस्टोगेटिक ट्यूब भी नेसेसरी कर। तो कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ जगह पे क्या करते हैं, पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहा, ज़्यादा सीवियर हो गया या वो ले नहीं पा रहा, वॉमिटिंग हो रही सीवियर, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे हम, राइस ट्यूब डाल के भी हम उसको पिला के, जूस पिला के और इलेक्ट्रोलाइट दे के उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन उसका कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस शुड ऑल्सो बी करेक्टेड। जो बॉडी के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और वॉमिटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो जाता है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट को मैनेजमेंट करना होता है ना। आप इलेक्ट्रोलाइट उनको प्रोवाइड करोगे। अब प्राजोशिन रहता है, प्राजोशिन आप इसमें दे सकते हो पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड रिड्यूस्ड प्रीलोड लेफ्ट वेंट्रिकुलर impedance without causing tachycardia. It reverses the metabolic syndrome evoked due to excessive catecholamines release. Prazosin is a pharmacological and physiological antidote of scorpion venom action. तो ये प्राजोशिन उसका क्या है, उसका एंटीडोट है, मतलब जो भी जहर बिच्छू के काटने से आपको जो पेशेंट को इंजेक्ट हुआ है उसको डीएक्टिवेट, उसको न्यूट्रलाइज, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए प्राजोशिन क्या है, उसका एंटीडोट है ना। और ये उसका स्कॉर्पियन वीनम एंटी सीरम है ना, ये इंजेक्शन आता है स्कॉर्पियन एंटी वीनम, तो ये भी दे सकते हैं उसके अंदर, है ना। सपोर्टिव थेरेपी आप दे सकते हो। सपोर्टिव थेरेपी के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो सांस लेने में अगर तकलीफ़ हुई है ना। और आप उसके अंदर जो भी पल्मोनरी एडिमा हुआ है, पल्मोनरी एडिमा कम करने के लिए दे सकते हो, मेडिसिन दे सकते हो, है ना। डायरेटिक मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो इसके अंदर, और सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड दे सकते हो। तो ये जो सपोर्टिव थेरेपी रहती है इसके अंदर हम देते हैं जो हमें साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, वॉमिटिंग है तो उसके लिए मेडिसिन देंगे, है ना। तो इसका जो भी हमें साइन देंगे उसके अगेंस्ट में हम जो उसका इलाज करेंगे वो सपोर्टिव थेरेपी कहलाएगी गाइस, है ना। ये स्टेप्स है, आप इसको देख के अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। स्लाइड्स है, काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। प्रिवेंशन भी लिखे हुए हैं, प्रिवेंशन आप करके देखोगे कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। स्कॉर्पियन वाइट किल्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड, है ना। जो स्कॉर्पियंस रहते हैं, जो बिच्छू रहते हैं, उनको क्या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड रहते हैं, उससे आप उसको किल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। फॉल्स सेलिंग ऑफ प्लास्टिक सीड्स शुड बी पुट अंडर द रूफ ऑफ हट द प्रिवेंट स्कॉर्पियन फॉलिंग इन द बेड फ्रॉम। ये उसने बताया कि आप कैसे रोक सकते हो अपने घरों में आने के लिए बिच्छू को, कैसे आप रोक सकते हो, है ना। तो छतों पे जो कचरा रहता है उसके अंदर ना हो, उसको रोकने के लिए कि आप वहाँ प्लास्टिक सीट से कवर्ड कर दो, है ना। या फिर जहाँ पे कचरा है, आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, उसके अंदर ना पनपे ना आए, तो उसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड करवा के आप ख़त्म कर सकते हो, है ना। तो ये दिखाया गया है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करोगे उसको पहले चेक करके फिर यूज़ करोगे, है ना। आप लिख सकते हो इसको, काफ़ी मैंने डिटेल बताया है ना।
और आई होप आपको पसंद आया है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर शेयर करें ताकि लोगों तक ये स्लाइड्स पहुँचें, ये वीडियो हमारा पहुँचे, जिससे उनको नॉलेज मिले, है ना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।